Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए भारतीय संसद के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। यू हैव रेड इन द प्रीसीडिंग लेसन दैट इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the Prime Minister and his Council of Ministers are collectively responsible to the lower house of the Parliament, that is लोक सभा। अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे के वीडियोस में ये पढ़े थे कि भारत में जो सरकार है वह उसका प्रकार क्या है, वह संसद के प्रारूप में है और इसमें प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल होते हैं, जो कि लोअर हाउस, संसद का जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। जहाँ पे पार्लियामेंट्री संसद के प्रकार का सरकार होता है वहाँ पर जो संसद है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, भाग होता है। It is the people who elect their representative to be members of the parliament, and these representatives legislate and control the executive on behalf of the people. अब देखिए जनता, नागरिक वो क्या करते हैं, वह अपने प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, सदस्यों को चुनते हैं जो कि संसद के सदस्य बनेंगे। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वह जो कार्य है उसको कंट्रोल कैसे करना है, कैसे काम करना है, उस हिसाब से देखते हैं कि क्या काम होगा, कैसे कंट्रोल होगा, चीज़ नियंत्रण में कैसे आएगा, ताकि जो नागरिकों का जो रिक्वायरमेंट्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो फुलफिल हो सके। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। अब देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उनके मंत्रिमंडल हैं ये तब तक अपना शासन चलाते हैं, तब तक कार्य करते हैं जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस रहता है, मतलब उनके पास मेजॉरिटी रहता है। द पार्लियामेंट लोकसभा may dislodge them from power by expressing a no confidence against the Prime Minister and his Council of Ministers। अब देखिए जो संसद है, लोकसभा है, वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को हटा भी सकती है अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल विश्वास प्रस्ताव ना ला पाए। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर संसद में ऐसा परिस्थिति आता है कि जो सदस्य हैं वह प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तब क्या होता है, इसको अविश्वास की परिस्थिति मानी जाएगी, सिचुएशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिर उस समय वोटिंग होगा और अगर वोटिंग में मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा वोट अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं आता है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाया जाएगा। Thus the parliament occupies a central position in our parliamentary system। इसलिए जो संसद है वह एक केंद्र है हमारे जो हमारा प्रणाली है संसद का। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। अब ये पार्ट पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? रिकॉल दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। आप ये समझ पाएंगे, ठीक है, कि जो हमारा भारत का संसद है उसमें राष्ट्रपति होते हैं और दो हाउसेस होता है, राज्यसभा और लोकसभा। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा। आप ये समझेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा कैसे बनाया जाता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद का क्या क्या काम होता है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, हर एक एक क्षेत्र को डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में किस तरह से किसी कानून को लाया जाता है, कैसे कानून बनाया जाता है, उसके तरीके को हम लोग सीखेंगे। एंड कंपेयर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस एंड शो दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल। आप दोनों हाउसेस का, राज्यसभा लोकसभा दोनों जो हाउस हैं
ठीक है, उसका क्या क्या कार्य है, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनको आप देखेंगे और आप समझ पाएंगे कि जो लोकसभा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा के तुलना में। तो अब आगे आप जो वीडियोस पढ़ेंगे लाइन से एक एक वीडियो आप देखते जाइएगा और उसमें बहुत सारे रहेंगे चीज़ें। तो चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। 11.1 कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट कैसे बनता है, संसद कैसे बनाया जाता है। द पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब जो संसद है उसके 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इज अपर हाउस एंड रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया व्हाइल द लोकसभा इज द लोअर हाउस। अब देखिए राज्यसभा क्या है, ये अपर हाउस है, ठीक है, इसमें भारत के जो राज्य हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और लोकसभा लोअर हाउस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। इसको पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लोग भारत के नागरिक है, जो जनतंत्र है, यह उनको रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट इंडियन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस। अब जो राष्ट्रपति हैं वह संसद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा में है, ठीक है, लेकिन वह किसी भी हाउस, ना ही वो राज्यसभा के ना ही लोकसभा के सदस्य हैं। As an integral part of the parliament, the president has been assigned certain powers and functions which you have read in the last lesson. अब देखिए भारतीय संसद के इंटेग्रल पार्ट है कौन, अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, और उनको बहुत सारी शक्तियां दिए गए हैं, उनके पास बहुत सारे कार्य हैं जिनके बारे में आप हमारे आगे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब ये वही पढ़े होंगे जो हमारे वीडियोस को लाइन से फॉलो करते हैं। तो लाइन से वीडियोस कैसे देखा जाता है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टॉपिक वाइज है, प्लेलिस्ट खोलिए और लाइन से सारा वीडियोस पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर व्हाट्सएप है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इन दिस लेसन यू विल स्टडी अबाउट द 2 हाउसेज इन डिटेल। अब इस चैप्टर में आप राज्यसभा और लोकसभा के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। 11.1.1 राज्यसभा, मेंबरशिप एंड इलेक्शन। अब देखिए राज्यसभा में कैसे सदस्य बनते हैं और कैसे इसमें चुनाव होता है। राज्यसभा और द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज अ परमानेंट बॉडी एज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। अब देखिए जो राज्यसभा है जिसको अपर हाउस कहते हैं संसद का, वह एक परमानेंट बॉडी है, स्थायी है ये, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट एक्सीड 250। राज्यसभा में 250 लोगों से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। आउट ऑफ दीज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सीलेंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस एंड द रेस्ट आर इलेक्टेड। अब ये जो 250 सदस्य हैं, इनमें से 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं, उनके लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इसमें वो जो अच्छी बेहतरीन कार्य करते हैं उसके आधार पर बाकी सबको चुनाव के द्वारा चुना जाता है। एट प्रेजेंट इट्स टोटल मेंबरशिप इज 245। आज राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा इज द बॉडी रिप्रेजेंटेटिंग स्टेट इन इंडियन यूनियन। राज्यसभा एक ऐसा समीकरण है जहां पे भारत में जो राज्य हैं उनको यह रिप्रेजेंट करता है। The elected members of these states' legislative assemblies elect the members of the Rajya Sabha on the basis of proportional representation through the single transferable vote system. अब single transferable vote system के बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़े थे। तो जो सदस्य राज्यों से यहाँ पे चुन के आते हैं, ठीक है, राज्य का आपका जो विधानसभा है वहाँ से जो चुन के आते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, उनको कैसे चुना जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। बट ऑल द स्टेट्स डू नॉट सेंड इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। लेकिन हर एक राज्य से एक समान राज्यसभा में सदस्य नहीं भेजे जाते हैं। देयर रिप्रेजेंटेटिव इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। अब एक राज्य से कितने सदस्य आएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस राज्य की जनसंख्या क्या है। Thus the bigger state gets bigger representation and the smaller ones have lesser representation. तो इससे क्या होता है, जो बड़े राज्य हैं वहाँ से ज़्यादा सदस्य होते हैं और जो छोटे राज्य हैं वहाँ से कम।
While the big states like UP has been assigned 31 seats, the smaller state like Sikkim and Tripura send only one member each. अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश यूपी यह एक बड़ा राज्य है, तो यहाँ से 31 राज्यसभा में संसद में आपके सदस्य होते हैं. अब जैसे जो छोटा स्टेट है जैसे सिक्किम हुआ, त्रिपुरा हुआ, यहाँ से एक एक लोग जाते हैं सदस्य बनकर राज्यसभा में. दिल्ली असेंबली इलेक्ट्स 3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड पौंडीचेरी सेंड्स 1 मेंबर. अब देखिए जो दिल्ली का जो असेंबली है, जो सभा है, वहां से क्या होता है कि 3 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए और पौंडीचेरी से एक राज्यसभा होते हैं के सदस्य होते हैं. अदर यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेटेड इन द राज्यसभा. अब जो दूसरे यूनियन टेरिटरीज हैं ये इनके सदस्य राज्यसभा में नहीं होते हैं. आइए देखते हैं कैसे चुना जाता है, क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो. द क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ राज्यसभा मेंबर आर एज फॉलोज. ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज. आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपका उम्र कम से कम 30 साल होना चाहिए. He or she should make an oath or affirmation stating that he will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. आपको यह कसम लेना होता है कि भारत के संविधान के प्रति आप सच्चे मन से काम करेंगे और भारत के संविधान के अनुसार ही आप कार्य करेंगे. Thus, according to the Representation of People Act 1951, he or she should be registered as a voter in the state from which he or she is seeking election to the Rajya Sabha. अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बोलता है कि जिस राज्य से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं राज्यसभा के लिए उनको उसी राज्य का वोटर होना पड़ेगा. अब जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूं तो अगर मुझे राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मैं वेस्ट बंगाल से ही इलेक्शन लड़ूंगा और वेस्ट बंगाल से ही जा सकता हूं क्योंकि मैं यहीं का वोटर हूं. But in 2003, 2 provisions have been made regarding the elections of Rajya Sabha. That is, any Indian citizen can contest the Rajya Sabha election irrespective of the state in which he resides. Elections are to be conducted through open voting system. लेकिन 2003 में 2 provisions लाया गया, ठीक है, प्रावधान किया गया. क्या कि जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी जगह से राज्यसभा के लिए अपना चुनाव लड़ सकता है. अब मैं अगर वेस्ट बंगाल में हूँ, पहले क्या था, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ तो मुझे वेस्ट बंगाल से ही इलेक्शन लड़ना था, लेकिन अब मैं कहीं पे भी भारत का रह के किसी भी राज्य से इलेक्शन लड़ सकता हूँ. साथ ही साथ ये जो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, ये ओपन वोटिंग सिस्टम के थ्रू होगा. ठीक है. 11.1.3 टेन्योर. अब ये कितने समय के लिए रहते हैं? Every member of Rajya Sabha enjoys a safe tenure of 6 years. जितने भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 साल तक के लिए एकदम सुरक्षित रहते हैं सदस्य के रूप में. 1/3 of its members retire after every 2 years. अब देखें हर 2 साल के बाद उसके 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए अगर आज की डेट में 100 लोग राज्यसभा के सदस्य हैं, अभी 2019 चल रहा है, ठीक है, तो 2020 2021, ठीक है, ये 2 के बाद इसमें से 1/3 मतलब लगभग 33 लोग रिटायर कर जाएंगे तो नए लोग आएंगे. दे आर एंटाइटल्ड टू कॉन्टेस्ट अगेन फॉर द मेंबरशिप. अब वो वापस से सदस्यता के लिए वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं. बट अ मेंबर इलेक्टेड अगेन अ मिड टर्म वैकेंसी सर्व्स द रिमेनिंग पीरियड ओनली. ठीक है. अब मान लीजिए किसी अगर सदस्य को वापस चुना जाता है तो वो मिड टर्म वैकेंसी हुआ तो जितना समय बचा है, मान लीजिए 6 साल का समय है, अब अगर आप 3 साल के बाद सदस्य बने तो 3 साल के लिए आप होंगे राज्यसभा के सदस्य. दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ राज्यसभा. तो ये जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं इससे क्या होता है, राज्यसभा का जो कार्य है उसमें कोई बाधा नहीं आती है, वह निरंतर होता रहता है. 11.1.4 ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा. अब राज्यसभा में कौन कौन लोग होते हैं? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं. ही और शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा में जितने भी मीटिंग्स होते हैं
उनको कौन करवाता है? वाइस प्रेसिडेंट, वो उनमें रहते हैं. In his absence, the deputy chairman, who is elected as its members from amongst themselves, presides over the meeting of the house. जब वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष नहीं रहते हैं तो जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो मीटिंग को संबोधित करते हैं. ठीक है, और ये कौन चुने जाते हैं? मेंबर्स में ही एक डिप्यूटी चेयरमैन चुने जाते हैं. जो सदस्य हैं वही लोग चुनते हैं. द डिप्यूटी चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. अब देखिए, राज्यसभा में मान लीजिए अगर 100 लोग हैं, ठीक है, और 51 लोग बोलते हैं कि ये जो डिप्यूटी चेयरमैन है इसको हटाना है, तो ये हटाया जा सकता है. ठीक है, बट द चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा. लेकिन जो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, इनको तभी हटाया जा सकता है जब आपको दोनों हाउसेस से मेजॉरिटी मिल जाए. ठीक है, जैसे राज्यसभा में आपको मेजॉरिटी चाहिए और लोकसभा का सहमति चाहिए. As the vice president is an ex officio chairman and not a member of Rajya Sabha, he or she is normally not entitled to vote. अब जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ये क्या है? ये उपाध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है. ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए इनको आमतौर पर वोट करने का अधिकार नहीं होता है. He or she can vote only in case of a tie. मान लीजिए अगर बराबर हो जाता है इलेक्शन का, जो चुनाव का जो अंतिम निर्णय है, तब ही ये वाइस प्रेसिडेंट वोट करते हैं ताकि किसी एक के पक्ष में निर्णय जाए. Tie means a situation in which there are equal vote cast in favor and against a bill or resolution. टाई का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई बिल है, कोई रेजोल्यूशन है और 100 लोग हैं वोटिंग के लिए, तो 50 लोग अगेंस्ट में हैं, 50 लोग फॉर में हैं. मतलब 50 यस बोल रहे हैं और 50 नो बोल रहे हैं. अगर तो इस परिस्थिति में ये टाई हो गया. In such a situation, the presiding officer may exercise a casting vote in favor and against to break the tie. तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपना वोट देके या तो वो बिल को पास कर सकते हैं या उसके खिलाफ बोल सकते हैं. 11.1.5 मेंबरशिप एंड इलेक्शन ऑफ लोकसभा. अब देखिए लोकसभा में कैसे सदस्य बना जाता है, इसका चुनाव कैसे होता है. अनलाइक राज्यसभा, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी. अब देखिए राज्यसभा की तरह नहीं है लोकसभा, इसमें परमानेंट बॉडी नहीं होता है. इट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. अब देखिए इसमें क्या होता है, ये लोगों द्वारा चुना जाता है. ठीक है, और ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉपुलर हाउस और लोअर हाउस. इसको भी पॉपुलर हाउस या लोअर हाउस बोलते हैं. द मैक्सिमम परमिसिबल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज 550, आउट ऑफ विच 530 आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स while 20 members are elected from the union territories. अब लोकसभा में 550 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते, जिनमें 530 जो सदस्य होते हैं उनको राज्यों से चुना जाता है और जो 20 सदस्य होते हैं उनको यूनियन टेरिटरीज से चुना जाता है. Besides, the president may nominate 2 members from the Anglo-Indian community if he or she feels that the state community is not adequately represented in the house. अब इसके अतिरिक्त जो आपके राष्ट्रपति है वो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उससे 2 सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको सदन में, हाउस में अपना सही जगह नहीं मिला. Certain number of seats have been reserved for scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha. अब लोकसभा में शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइब ST, इनके लिए कुछ जो सीटें हैं वो आरक्षित किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं. Initially, this provision was made for 10 years from the commencement of the Constitution, which has been extended time and again for further 10 years by various constitutional amendments. अब देखिए आरंभ में जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो
SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान किया गया था, वो 10 सालों के लिए किया गया था। बाद में इसको समय दर समय 10-10 सालों के लिए बढ़ाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संवैधानिक संशोधन करके। The 79th Amendment has extended it for 60 years from the commencement of the Constitution. अब जो 79th Amendment हुआ था उसमें इसको 60 साल के लिए बढ़ा दिया गया जब से हमारा संविधान बना है। Reservation of seat for the scheduled caste or scheduled tribe means the person belonging to the SC/ST will represent such reserved seats. अब देखिए, शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइब ST, इनके लिए सीट आरक्षित करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग SC/ST हैं, वही यहाँ पे सदस्य चुन के आएंगे। That implies that only person belonging to SC/ST can contest from the reserve constituency. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आरक्षित जगह है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे सिर्फ SC/ST लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। But we have joint electorate and all the voters of the reserved constituency vote irrespective of their caste or tribe. लेकिन हमारा जो है, जो वोटिंग सिस्टम है, हम लोग का जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, वो जॉइंट इलेक्टोरेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो अपने मन से वोट देते हैं, वो जाति धर्म वो किस समुदाय से हैं इसको ध्यान में रखते हुए वोट नहीं देते हैं। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ वोटर्स इन टर्म्स ऑफ कास्ट और ट्राइब। अब देखिए, आप कौन से जाति के हैं, कौन से समुदाय के हैं, इसके आधार पर कोई भी सेपरेशंस नहीं है। द रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब देखिए, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है। Therefore, UP, which is the most heavily populated state in India, sends as many as 80 members, while smaller states like Mizoram, Nagaland and Sikkim sends just one representative each to the Lok Sabha. 7 members represent Delhi. इसलिए लोकसभा, आप देखिए क्या है, यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे राज्यसभा में था वैसे ही लोकसभा में है। अब यूपी जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जहाँ पर, वहाँ से 80 सदस्य होते हैं, जाते हैं आपका लोकसभा में। और जो छोटे राज्य हैं जैसे मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, सिक्किम हुआ, यहाँ से सिर्फ एक एक ही करके सदस्य जाते हैं लोकसभा में। दिल्ली से 7 सदस्य जाते हैं। For the purpose of election to the Lok Sabha, the states are divided into single member constituencies on the basis of population. अब देखिए, इलेक्शन जो होता है लोकसभा में, इसके लिए जो स्टेट है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, ठीक है, उसके जनसंख्या के आधार पर। 11.1.6 क्वालिफिकेशन। अब आइए देखते हैं कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। All the citizens of 18 years of age and above are entitled to vote in the elections to Lok Sabha subject to the laws made by the parliament. अब देखिए, हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, हमारे देश का नागरिक, उसके पास ये अधिकार है कि वह लोकसभा में जो चुनाव होते हैं उसके लिए वोटिंग दे सके। अब ये जो वोटिंग सिस्टम है इसका कानून है जो हमारे संसद में लाया गया, ठीक है। एनी इंडियन सिटीजन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा प्रोवाइडेड ही और शी फुलफिल्स द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है अगर वह निम्नलिखित योग्यताएं हैं, ठीक है। ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स। उस व्यक्ति का उम्र 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। He or she should declare through an oath or affirmation that he has true faith and allegiance in the Constitution and that he will uphold the sovereignty and integrity of India. वो व्यक्ति यह कसम खाएगा, यह चीज मानेगा कि उसको भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है और वह जो भी कार्य करेगा वह भारत की एकता, अखंडता, भारत के सम्मान को नजर में रखते हुए करेगा। वह भारत के संविधान को हमेशा मानेगा और उसके अनुसार ही कार्य करेगा। He or she must possess such other qualification as may be laid down by the parliament by law.
he must be registered as a voter in any constituency of India. अब उस व्यक्ति के पास यह भी योग्यताएं होनी चाहिए कि भारत के संसद में, हमारे संसद में जितने भी कानून है वह उस कानून के अनुसार ही काम करे, उस कानून को माने, और उस व्यक्ति को भारत के किसी भी कोने से वह एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए. पर्सन कंटेस्टिंग फ्रॉम द रिजर्व सीट शुड बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एज द केस में बी. अब कोई व्यक्ति अगर आरक्षित जगह से, रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको शेड्यूल्ड कास्ट एससी या शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का होना जरूरी है. 11.1.7 टेन्योर. अब ये कितने समय अवधि के लिए होता है? द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years. अब जो आम तौर पर जो लोकसभा का समय होता है वो 5 साल के लिए होता है. बट द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे डिसॉल्व इट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years. लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह मंत्रिमंडल के सलाह पर 5 साल से पहले भी इसका अंत कर सकते हैं. In the case of national emergency, its term can be extended for 1 year at the time. जब कोई राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति आती है, नेशनल इमरजेंसी आती है, तो इसका जो समय काल है उसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है. बट इट विल नॉट एक्सीड 6 months आफ्टर द इमरजेंसी इज ओवर. लेकिन जब वह इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो उससे 6 महीना से ज्यादा वह नहीं बढ़ाया जा सकता. ऑन सेवरल ओकेजन लोकसभा वॉज डिसॉल्व्ड प्रायर टू द एंड ऑफ हिज टर्म. बहुत बार ऐसा हुआ कि 5 साल का जो उसका कार्य है उससे पहले ही उसको नष्ट कर दिया गया. किसको? लोकसभा को. फॉर एग्जाम्पल द 12th लोकसभा इलेक्टेड इन 1998 वॉज डिसॉल्व्ड इन 1999. उदाहरण के लिए जो 12वां लोकसभा चुना गया था 1998 में, वह 1999 में ही वह समाप्त हो गया. 11.1.8 ऑफिशियल्स ऑफ द लोकसभा. अब लोकसभा में कौन कौन काम करते हैं? द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर. अब देखिए, एक वक्ता होते हैं, प्रमुख वक्ता, एक डिप्यूटी स्पीकर होते हैं. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज नोन एज स्पीकर. अब देखिए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसके? लोकसभा के, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्पीकर. वो वक्ता होते हैं, ठीक है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब अधिष्ठाता, ठीक है, वो मेन ऑफिसर है, वो सबको बोलने का मौका देते हैं यहाँ पे. द मेंबर्स ऑफ द हाउस इलेक्ट हिम. अब जो सदन है उसके जो सदस्य हैं वह चुनते हैं कि स्पीकर कौन होगा. He or she remains the speaker even after the Lok Sabha is dissolved till the next house elects a new speaker in his place. अब वो जो स्पीकर है वो तब भी बने रह सकते हैं अगर लोकसभा को का अंत हो गया, लोकसभा टूट गया, ठीक है, तब तक जब तक नया स्पीकर ना चुन लिया जाए. In the absence, a deputy speaker who is also elected by the house presides over the meeting. जब स्पीकर नहीं होते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं, तो उनके जगह पर जो डिप्यूटी स्पीकर है, जिनको भी सदन ही चुनता है, वह मीटिंग का देखरेख करते हैं. बोथ द स्पीकर एज वेल एज द डिप्यूटी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस. अब देखिए, दोनों ही, चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो डिप्यूटी स्पीकर हो, उनको हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से अगर एक रिजोल्यूशन पास करवाया जाए लोकसभा में जिसमें मेजॉरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य होते हैं, उनका वोटिंग मिले, ठीक है. सम ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर आर गिवन बिलो. अब देखिए, जो स्पीकर है उनके क्या क्या कुछ पावर्स हैं, कुछ फंक्शन है, उनकी शक्तियां क्या है, उनके कार्य क्या है, आइए उनको हम लोग पढ़ते हैं. The basic function of the speaker is to preside over the house and conduct the meeting of the house in orderly manner. अब देखिए, जो सबसे मूल विशेषता है एक स्पीकर का वो ये है कि वह सभापति होते हैं, ठीक है. वह जो सदन है उसको चलाते हैं, ठीक है. जो मीटिंग होता है उसको एक क्रम से वो चलाते हैं. No member can speak in the house without her permission. जब तक स्पीकर परमिशन ना दे तो सदन में कोई भी सदस्य अपना बात नहीं रख सकते. He she may ask a member to finish his speech and in case the member does not obey, he or she may order
द स्पीच शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। अब देखिए, सदन में जो भी बातें होती हैं, जो भी बोला जाता है एक सदस्य द्वारा, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो स्पीकर है वह एक एक करके नाम लेते हैं और जिस पार्टी के जिस सदस्य को बोला जाता है वह अपनी बात को रखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति आता है कि जो मेंबर है, जो सदस्य है, वो स्पीकर की बात नहीं सुन रहा है, उनकी आज्ञा नहीं मान रहा है, तो स्पीकर उनके बोले हुए सभी चीजों को रिकॉर्ड करने से मना कर सकते हैं। All the bills, reports, motions and resolutions are introduced with speaker's permission। अब देखिए, जो स्पीकर है, जो सभापति हैं, प्रमुख वक्ता है, ठीक है, उनके ही अनुमति लेके जितने भी बिल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मोशंस है, रिजोल्यूशन है, इसको सदन में लाया जाता है। He or she puts the motion or bill to vote। अब मान लीजिए कोई मोशन है, कोई बिल है, उसके लिए वोटिंग होती है, तो ये कौन करवाता है? स्पीकर। He or she does not participate in the voting, but when there is a tie, that is equal number of vote on both sides, he or she can use his casting vote। अब जो स्पीकर है वो वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कभी टाई हो जाता है, दोनों तरफ बराबर का वोट पड़ता है, तो जो स्पीकर है वो अपना वोट डालते हैं। But he or she is expected to cast her vote in a manner so that her impartiality and independence is retained। लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि जो स्पीकर है वो अपने वोट को इस तरह से देंगे कि ऐसा ना हो कि वो पार्शियल हो, ठीक है, उनको जो समझ में आए, जो सही लगे, वो उस हिसाब से आज़ादी रूप में अपना वोट दें, किसी के दबाव में ना दें। His or her decision in all parliamentary matters are final। सदन में जितने भी कार्य होते हैं उनमें जो स्पीकर का निर्णय होता है वह अंतिम निर्णय माना जाता है। She also rules on points of order raised by the members and her decision is final। अब जो स्पीकर है वो सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं, ठीक है, तो जो सदस्य हैं उनको स्पीकर ऑर्डर भी दे सकते हैं और स्पीकर का जो निर्णय है, डिसीजन है, वो अंतिम निर्णय डिसीजन माना जाता है। He or she is the custodian of rights and privileges to the members। सदस्यों को जो उनका अधिकार है वह मिले, उनको जो प्रिविलेजेस, जो राइट्स मिलना चाहिए, इस चीज का ख्याल कौन रखते हैं? इसका रखते हैं स्पीकर। He or she disqualifies a member of his or her membership in case of defection। अब मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति आता है जब कोई सदस्य दल बदल कर रहा है, भंग कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो स्पीकर उस सदस्य की सदस्यता को हटा सकते हैं। He or she also accepts the resignation of a member and decides about the genuineness of the resignation। अब जो स्पीकर है वह किसी भी सदस्य का जो त्याग पत्र है उसको ले सकते हैं और वो अपना निर्णय देते हैं कि यह जो त्याग पत्र दिया गया है यह सच्चा है या नहीं। कहने का मतलब जो सदस्य है वो अपने से दिए हैं या उनको दबाव पे डाल के दिया गया है, तो ये सब चीज का भी ध्यान स्पीकर रखते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट सेटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग। जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ मिल के मीटिंग करते हैं तो उस समय जो स्पीकर है वह मीटिंग को चलाते हैं।